हेलो एवरीवन। चलिए, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री से लेकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। यानी कि हम जर्नल एंट्री के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेजर के करेंगे, ट्रायल बैलेंस के करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करेंगे, एंड देन फाइनेंशियल स्टेट देन हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, हम वो भी देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री अगर देखा जाए तो क्या रूल्स है जर्नल एंट्री के, ये हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में देख लिए हैं। तो रूल रूल अगर देखा जाए प्रीवियस क्लास में देख लिया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री देख ली। अब हम एक सिंपल सा क्या ले रहे हैं, एक फॉर्मेट ले रहे हैं जिससे हम जर्नल से डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाए, बैलेंस शीट पर, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करूंगा मैं, और उसके थ्रू आपको सारी प्रोसेस समझा दूंगा। यानी कि आपका ये काम एक ही लेक्चर में होने वाला है, जिसके लिए आप बहुत सारे लेक्चर से देखते हो। जनरल के लिए अलग, लेजर के लिए अलग, ट्रायल बैलेंस के लिए अलग, पी एंड एल के लिए अलग, बैलेंस शीट के लिए अलग। आपको इसी एक लेक्चर में सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल की बात करें कि अगर कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो जो भी मनी में मेजरेबल चीजें होती है हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि मनी में मेजरेबल होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किया, तो आप क्या एंट्री करते हैं? देखिए, आप सभी को अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने जनरल एंट्री वाला लेक्चर देख लिया होगा प्रीवियसली। अगर नहीं देखा हो तो इस लेक्चर के बाद वो भी देख लेना। तो आप जब गुड्स परचेज करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? आप एंट्री पास करते हो परचेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करते हो आप। अगर आपने कैश में परचेस किया तो कैश, अगर आपने क्रेडिट पर परचेस किया तो क्रेडिटर, यानी कि सप्लायर का नाम जो भी होगा, आप ये अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हो, पास करते हो। ठीक। लेकिन अगर मान के चलो आपने जो परचेस किया हुआ है वो आप आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हो कि कितना अमाउंट का परचेस किया है। ध्यान से समझना, हम मॉनेटरी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि केवल मनी में मेजरेबल चीजों की ही क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब अमाउंट वाले सेक्शन में आप क्या लिखोगे यहां पर? अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कितनी अमाउंट का परचेस किया है, आप मेजर नहीं कर पा रहे हो जो भी आपने गुड्स परचेस किया है उसका वैल्यू कितना है, तो फिर आप क्या लिखोगे यहां पर? कुछ लिख नहीं पाओगे। इसीलिए हम उन्हीं चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। अगर वो मनी में मेजरेबल नहीं है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो तभी होगी ना जब हम यहाँ पर अमाउंट लिख पाएंगे। कंप्लीट रिकॉर्डिंग कब होगी? आप ये एंट्री करके कुछ होगा क्या? नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको अमाउंट लिखना ही पड़ेगा उसके सामने। चलो, ये तो हमने एक बेसिक चीज समझी कि मनी में मेजरेबल चीजों को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड चीज, अब आपने क्या करना, रिकॉर्डिंग तो कर लिया, जर्नल एंट्री पास कर ली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं लेजर अकाउंटिंग, लेजर में। किसमें? लेजर अकाउंट में स्ट्रगल करते हैं। क्यों स्ट्रगल करते हैं? सिर्फ उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। लेजर अकाउंट कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा उसकी नीड क्या होती है ना। लेजर हम क्यों बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखेंगे। चलो, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ, बेसिक सा एकदम। कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने क्या लगाई, कैपिटल लगाई। कैश आया आपके पास, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल $10,000 से आपने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी अपने बिजनेस में। अब इस कैपिटल से आपने क्या करा, कुछ आपने आपके यहाँ प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर वगैरह आपने परचेज कर लिया। चलो फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, एक काम करता हूं मैं, डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देता हूं। अगर आप देखोगे ना इंटरनेशनली कैसे लिखा जाता है ना, क्योंकि अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हम टू वर्ड यूज करते हैं ना, क्रेडिट एंट्री के लिए क्या करते हैं, टू वर्ड यूज करते हैं। तो हम वो वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आपके इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो फॉर्मेट कैसे फॉलो होता है, डेबिट और क्रेडिट इस टाइप से। आप देखो अल्टीमेटली क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। अब आप कैसा फॉर्मेट यूज कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। तो डेबिट आपका क्या होगा, कैश हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा हुआ है। अब फर्नीचर आपने परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट को आपने कर दिया डेबिट, और क्रेडिट कर दोगे, आपके पास से चला गया कैश। कैश आपके पास से चला गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर डेबिट क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 5,000 का क्या ले लिया, पर यहाँ पर फर्नीचर परचेज कर लिया। अब आपने यहाँ से कुछ गुड्स परचेज कर लिया अपने बिजनेस के लिए।
जब भी आप अपने गुड्स को परचेस करते हो तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हो वो परचेस करते हो। परचेस तो हमने फर्नीचर भी किया है, लेकिन हमने यहाँ पर स्पेसिफिक नेम यूज किया है, हमने इसको परचेस वर्ड यूज नहीं किया है। हम जो भी अपने बिजनेस में डीलिंग करते हैं जिस भी गुड्स में, उसके लिए हम अलग से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कॉल्ड इज परचेस। जब हम इसी गुड्स को सेल करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ से गुड्स आउट हो रहा है। गुड्स इन गुड्स आउट नहीं वर्ड यूज करते हम, उसके लिए बोलते हैं जब भी आप गुड्स इन होता है तो उसके लिए परचेस वर्ड यूज करते हो। जब आपके बिजनेस से गुड्स आउट होता है तो उसके लिए आप सेल्स वर्ड यूज करते हो। तो आपने क्या करा यहाँ पर परचेस किया। कितना परचेस किया? फॉर एग्जाम्पल आपने $4,000 से परचेस कर ली। ये आपने कैश परचेस करी $4,000 की। आपने कुछ क्रेडिट भी परचेस करी, है ना। अब आपका नया नया बिजनेस है, वैसे कोई क्रेडिट देता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड की क्या थी, शॉप थी, तो आपने वहां से परचेस कर लिया क्रेडिट पर। उसका नाम है अमन। $3,000 का ये आपने गुड से परचेज कर लिया। ठीक है। अब कुछ सेल्स वाला भी ले लेते, या काफी हो जाएगा हमारे लिए। चलो, लेजर बनाना हमारे लिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये कुछ एंट्रीज हमने पास करी। तो ये जनरल एंट्री के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। अब लेजर क्यों बनाते हैं, जरा इस पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे ना तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर अब बनाने जा रहे हैं लेजर, लेजर अकाउंट। किसी पर्टिकुलर लेजर को हम बना लेंगे यहाँ पर। अब समझना, आपने क्या करा, प्राइमरली ये ट्रांजेक्शन हुए आपके बिजनेस में, ठीक है। आपने इनको रिकॉर्ड कर लिया, इनको आपने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम लेजर की नीड को समझते, लेजर बनाए बनाते क्यों, है ना। सपोज दैट आप बिजनेसमैन हो और आपने ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली। अब यहाँ पर हमने केवल और केवल 4 ट्रांजेक्शन लिए। कितने लिए? 4 ट्रांजेक्शन लिए। अगर मान के चलो यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन के बजाय यहाँ पर 10,000 ट्रांजेक्शन होते, कितने होते हैं? 10,000 ट्रांजेक्शन होते। अगर 10,000 ट्रांजेक्शन होते, और ये किसके साथ में होते हैं? ऑब्वियसली बात है, आपके डेटर के साथ में होंगे, क्रेडिटर के साथ में होंगे, आपने रेंट पे किया होगा, आपने सैलरी पे की होगी, आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, बहुत सारे आपने क्या करे हुए, एक्सपेंसेस किए हुए, गुड्स परचेस किए, बहुत बार सेल्स करा हुआ है। अब मान के चलो इस अमन नाम के पर्सन से ही आपने पूरे साल भर में कितने ट्रांजेक्शन किए? इस साल भर में आपने 500 ट्रांजेक्शन किए। कितने ट्रांजेक्शन किए? 500 ट्रांजेक्शन किए, अमन के साथ में ही केवल। अब अगर आप इस टाइप से अकाउंटिंग एंट्री कर दोगे, आपने रिकॉर्ड तो कर लिया इनिशियली, क्योंकि आपको याद नहीं रह सकती सारी चीजें, इसलिए आपने क्या करा, आपने सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लिया। अब ये तो हमारी किसी एक पर्टिकुलर डे की एंट्री थी, लेकिन 500 अगर एंट्रियां हो रही है, किसके साथ में ट्रांजेक्शन हो रहे, किसके साथ में? अमन के साथ में ओनली। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही हर दिन में जाके क्या एंट्री देखोगे, क्या अमन के साथ में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए? आपको हर डे ये देखना पड़ेगा जनरल बुक में जाके कि अमन के साथ में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अमन से कितना गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, अमन को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने हमने अमन को डेबिट नोट से इशू कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगी, देखना पड़ेगी। और आपको कितने पेजेस टर्न करना पड़ेंगे, अगर आप मैनुअल इमेजिन कर रहे हो, या फिर आप अगर इमेजिन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, यानी कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जनरल के बेसिस पे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना पड़ेगा। 500 एंट्री सर्च करना पड़ेगी। और ऐसे में क्या हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शन मिस हो सकता है ना। सपोज दैट अमन ने आपको कॉल किया, अमन ने बोला कि मुझे पेमेंट की जरूरत है, मुझे पेमेंट कर दो। तो आप क्या देखोगे, आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, कि कब कब उससे परचेज किया है, कब कब उसको पेमेंट किया। आप कैलकुलेटर उठा रहे हो, देख रहे हो, अमन से परचेज को ऐड कर रहे हो, जितना पेमेंट कर दिया उसको लेस कर रहे हो, और फिर नेट टोटल आ जाएगा। अब इस सारी चीजों में आपका कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, कोई आपका ट्रांजेक्शन मिस हो सकता है, और बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है ना। अगर हम सिर्फ एक पर्सन पर इतना टाइम दे देंगे, तो हमारे बिजनेस में तो बहुत सारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को हमने क्या करा हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। अब हमने इसका क्या निकाल लिया, ट्रिक निकाल लिया। तो जब भी ये लेजर क्रिएट हुआ होगा, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या होगा, यही इंटेंशन होगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कोई एंट्री छूट जाती है, पता नहीं चलता है ना, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक यूज करते हैं। देखो, आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग है ना, अपने आसपास के ना किराने की दुकान पे भी देखा होगा, ग्रोसरी स्टोर्स पर देखा होगा, जहां पर आपकी छोटी मोटी उधारी चलती है। या आप मान के चलो कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कॉलेज के बाहर में एक आपकी फूड ब्यूरेजेस की शॉप होती है, जहां पर आप नाश्ता वगैरह करते हो, है ना, ब्रेकफास्ट करते हो, तो वहां पे कभी कभी आपकी उधारी चलती है। तो वो उधारी जो भी वो शॉपकीपर होता है, वो कैसे नोट डाउन करता होगा, क्या वो प्रॉपर
सीक्वेंस फॉलो करता होगा क्या? वो अकाउंटिंग एंट्री पास करता है? नहीं, वो एक पेपर लेता है, डायरी होता है, डायरी में लिख देता है कि आज मैंने इसको ये डेट डाल देता है, डेट में वो डाल देता है कि मैंने अमन को इतना सेल्स किया, है ना, रवि को मैंने इतना सेल्स किया, वट एवर जो भी नेम होंगे उनको इतना इतना सेल्स किया, और किसी ने डिपॉजिट किया होगा तो उसके सामने लिख देता है। तो बहुत अनमैनेज्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में वो अकाउंटिंग होती है। मान के चलो उसके 100-200 पेज उसके भर गए, अगर उसको देखना है किसी पर्सन का हिसाब लगाना, तो उसका हर पेज में देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर पेज में अमन को कितना सेल्स किया था। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एज अ सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो हमने प्राइमरी प्राइमरी क्या कर लिया, पहले तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसको समराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समराइज करने वाले हैं। तो जैसे ही अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर अमन का अकाउंट बना लेता हूं, किसका बना लेता हूं? अमन का अकाउंट बना लेता हूं, अमन अकाउंट। अब अमन से जो मैंने ट्रांजेक्शन करे, वो क्या करूंगा मैं, जैसे जैसे मेरे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे अमन के साथ में, मैं वैसे ही वैसे यहाँ पर एक अलग से पेज बना लिया। देखो, अगर मैं छोटे से शॉपकीपर की बात करूं तो उसने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया और एक सेपरेट पेज बना लिया, जिसपे वो क्या करेगा, सिर्फ और अमन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही लिखेगा। अमन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे केवल और केवल वही यहाँ पर आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इसको लिखेगा कैसे? तो यही समझने वाली बात है कि अब लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, हम जर्नल से लेजर में कैसे पहुंचाते हैं। यहां सबसे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं और बहुत कंफ्यूजन भी होते हैं, और यहाँ पर जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस कैसा होता है, एटसेट्रा। तो जब आप यहाँ पर बनाते हैं तो मैं एक सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूं यहाँ पर, डेट पर्टिकुलर। एक और वैसे यहाँ पर हेडिंग कॉलम आता है, चलो मैं इंसर्ट कर देता हूं उसको भी। एक होता है जर्नल फोलियो, जेएफ, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जेएफ। ये क्यों होता है वो भी समझेंगे। अमाउंट, चलिए अब समझते हैं इसको जरा कि ये क्या बोलना चाहता है। जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है लेजर अकाउंट बनाते समय, आपका कभी भी लेजर अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने देखो बेसिक काम पूरा कर लिया ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूं जर्नल एंट्रीज पर आप ध्यान दो। जर्नल एंट्री अगर आपकी सही है, और दुनिया की आप कोई सी भी जनरल एंट्री कर सकते हो मॉडर्नाइज रूल को फॉलो करते हुए, आपकी जनरल एंट्री कभी गलत नहीं होगी। अगर ये गलत होती तो आपका पूरा सिस्टम आगे का गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल वर्क करते हैं जर्नल एंट्री में, बाकी तो सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहे हो, वो क्या है, पेस्टिंग हो रही है केवल। आपको बस इंटेलिजेंटली आपको कॉपी करना आना चाहिए, है ना। नकल में अकल की जरूरत होती है ना, बस वही यहाँ पर लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट ही तो करना है, लेकिन उसका मेनर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ अमन से क्या करा, यहाँ पर परचेज करी। अब आप अमन का अकाउंट बना रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर बात याद रखना चाहिए कि हम अकाउंट किसका बना रहे हैं। हम अमन का अकाउंट बना रहे हैं। सर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये जो परचेज करी है अमन से हमने इस जर्नल एंट्री में, अब इसको डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे। यही प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट की। आपका ये कौन सा साइड है, आपका ये डेबिट साइड है, आपका ये कौन सा साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये डेबिट में लिखा जाए या क्रेडिट में लिखा जाए। देखो आपने 11th 12th करा हुआ है, तो आपने ये क्या कर लिया हुआ है, इसको मगअप कर लिया हुआ है। अब ये मगअप होने के कारण क्या है, ये आपके लिए बहुत इजी बन गया है। लेकिन जैसे ही किसी अननोन सिचुएशन में आते हो, तो आपकी नॉर्मल जनरल एंट्री भी, जर्नल एंट्री से आप पोस्टिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने उस सिचुएशन को कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम फेस नहीं किया था। लेकिन आप ये वाली एंट्री बहुत बार कर चुके हो, तो आपको ये मेमोराइज हो चुकी है कि ये कहाँ जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसा थंब रूल बता रहा हूं जिससे आपकी कभी भी गलती नहीं हो। आप अमन का अकाउंट बना रहे हो, तो अमन का अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो अमन का अकाउंट देखो यहाँ पर डेबिट है या क्रेडिट है। आपको सिंपल सा एक चीज करना है, अमन के अकाउंट को देखना है यहाँ पर वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। इस जनरल एंट्री में आप ध्यान से देखो, अमन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है, अमन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अमन अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए। लॉजिक भी बताता हूं, आप यहां से लॉजिक भी लगाते हुए जाओ साइड बाय साइड। मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल के लिए, डेट हम छोड़ देते, स्किप कर देते, पर्टिकुलर। मैंने क्या लिखा यहां पर, परचेस। चलो छोड़ो, परचेस भी मत लिखो, पहले लॉजिक को समझो। हम क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, हम दिखाना चाहते हैं हमारी लाइबिलिटी को। क्या दिखा रहे हैं हम, लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, हमारी 3000 की लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कैसे होती है, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बाय डिफॉल्ट।
क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख के अपनी लाइबिलिटी बता दी। क्या बता रहे हैं हम, लाइबिलिटी की हमें अमन को कितना पेमेंट करना है, हमें अमन को $3000 का पेमेंट करना है। अंदर क्या लिखते हो, ये जो पर्टिकुलर होता है ना, ये कुछ नहीं होता, ये इसका रीजन होता है। ये क्या होता है, रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंटिंग एंट्री और कर लेता हूं अमन से रिलेटेड। ये आपकी है डेबिट और ये क्रेडिट। सपोज दैट आपने अमन अमन से एक गुड्स और परचेज किया। चलो अब पेमेंट वाली ले लेते हैं, है ना। डिस्काउंट दे दिया अमन ने आपको, डिस्काउंट दे दिया, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो आपने क्या करा, अमन का अकाउंट डेबिट कर दिया और डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट आपकी इनकम है इस केस में, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट। आप आपको अमन ने दिए 500, $100 ले लेते हैं। $100 का आपको डिस्काउंट मिल चुका है अमन से। आपने पेमेंट भी किया है कुछ, है ना, डिस्काउंट। अमन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट आपने कैश कर दिया। कितना पेमेंट किया आपने, फॉर एग्जांपल $900 का पेमेंट कर दिया और 100 का आपको क्या मिल गया यहाँ पर, डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो ये टोटल एंट्री है इसकी। अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपको विजिबल हो जाए। चलो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको पोस्टिंग करना है तो बहुत इजी सी बात है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, अमन अकाउंट क्या हो रहा है, वापस से थंब रूल, अमन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, कुछ नहीं, डेबिट साइड में लिख दो। अमाउंट कहाँ है यहाँ पर, ये रहा अमाउंट वाला सेक्शन। चलो एक काम करते हैं, डेट का कुछ काम नहीं है तो यहाँ पर हम डेट को यूज कर लेंगे एज अमाउंट। आपने यहाँ पर लिख दिया $100। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, आप समझना। हमने क्या करा, यहाँ पर $100 का हमें डिस्काउंट मिल गया है, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई ना। लाइबिलिटी कम होती तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी को डेबिट कर देते। तो देखो हमने अमन अकाउंट, मेरा क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट है ना। तो मैंने क्या करा, जब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही तो मैं अमन अकाउंट को क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मैं इसको पेमेंट भी कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, 900 का पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैं इसको अमन को पेमेंट करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री में भी देखो मैंने अमन को डेबिट करा हुआ है। इस अकाउंटिंग एंट्री में भी देखोगे मैंने क्या करा हुआ है, डेबिट करा हुआ है। इसमें भी देखोगे तो अमन को डेबिट करा हुआ है। क्यों, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। चलो अब यहां पर हम अंदर लिखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और क्यों लिखना है जरूरी है। अब आप समझो कि यहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन लिए। अगर मान के चलो इस अमन के साथ में 500 ट्रांजेक्शन है, तो आपको फ्यूचर में जाके ये याद नहीं रहेगा ना कि ये $100 का मतलब क्या, $100 का आपको डिस्काउंट मिला था, या फिर यहाँ पर ये 900 डिस्काउंट मिला था, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगी ना, या पुट करना पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कि 900 का मतलब क्या और ये 100 का मतलब क्या है। यानी कि एक तरीके से आप यहाँ पर रीजनिंग देते हो, क्या देते हो, यहाँ पर एक रीजनिंग देते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो अकाउंट लिखते हैं, तो जब आप अकाउंट वर्ड यूज करते हो ना तब यहाँ पर गलती कर देते हो। आप फिर उस अकाउंट के बारे में सोचने लगते हो कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा डिस्काउंट, डिस्काउंट, और यहाँ पर लिखा मैंने कैश। यही तो गलती होती, इसीलिए लेजर समझ में नहीं आता था, या आता था तो कंफ्यूजन होते थे, बनता तो था लेकिन टाइम लगता था। लेकिन अब हमें चीजें फटाफट करना है। तो डिस्काउंट यहाँ पर क्या करा, मैंने डेबिट नहीं करा है ना। ये साइट कौन सी आपकी, डेबिट साइट है। मैंने यहाँ डिस्काउंट डेबिट नहीं किया है, मैंने यहाँ अमन के अकाउंट को डेबिट किया है। बस ये इतना थंब रूल याद रख लो, आपका कभी भी लेजर अकाउंट गलत नहीं हो सकता। हम तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर में रीजन बता रहे हैं कि डेबिट या क्रेडिट क्यों करा हुआ है। हमें डिस्काउंट मिला इसलिए हमने 100 कर दिया। हमने कैश का पेमेंट किया है 900 का, इसलिए हमने यहां पर क्या करा, अमन को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, चलो एक तो ये थंब रूल है कि आपको इस अकाउंट के बेसिस पर डिसीजन लेना होता है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जो भी लेजर अकाउंट बनाएंगे उसके बेसिस पर डिसीजन लोगे कि ये अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट। ये अंदर की तो जस्ट इंफॉर्मेशन है। चलो यहाँ पर ये 3000 की लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी, क्यों हुई थी, हमने परचेज करी थी। ये भी फुलफिल कर देते, परचेज, ये दैट्स इट, ये हो गया आपका लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट में एक और चीज जो याद रखने वाली है वो अब मैं बताता हूं आपको। देखो हमारी लाइबिलिटी कितनी है, 3000 की, है ना। हमने अपनी लाइबिलिटी कितने से रिड्यूस कर दी, 1000 से। तो अभी भी हमारी लाइबिलिटी बच रही है कुछ, कितनी, 2000 की लाइबिलिटी बच रही है ना। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। ईयर एंड पर या जो भी आपका पीरियड एंड हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो लिखते हैं बैलेंस सीडी। इसका मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन।
तो 2000 का यहाँ पर क्या बचा हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है। ये बैलेंस क्या बताना चाह रहा है, ये बैलेंस बताना चाह रहा है कि आपकी लाइबिलिटी, अभी भी आपकी लाइबिलिटी कितनी है, अभी भी आपकी लाइबिलिटी $2000 की है। क्या बताना चाह रहा है, आपकी लाइबिलिटी बता रहा है $2000 अभी भी आपको अमन को पेमेंट करना है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या लगा लेते हो, टोटल लगा लेते हो। तो टोटल हमेशा मैच करना चाहिए, है ना। टोटल क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होना चाहिए। क्योंकि देखो ड्यूल एंट्री सिस्टम है, अगर आपने एक चीज डेबिट करी तो दूसरी क्रेडिट होगी, यानी कि आपका हमेशा लेजर अकाउंट मैच करना ही चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, कोई एरर कर रहे हो, उस एरर को पहले क्या कर लो, फिर रेक्टिफाई कर लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे अभी, ये बैलेंस कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। आपको क्या बताना है चैट बॉक्स में, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। ये जो $2000 है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। चलो, तो मैं पढ़ते जाता हूं आपके कमेंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो 50-50% का रेशियो आ रहा है। क्रेडिट डेबिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट। चलिए, तो मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो 75% स्टूडेंट ने मुझे आंसर किया है क्रेडिट। मतलब 25% अभी भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको डेबिट बैलेंस बोल रहे हो, और दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को यहाँ पर बेसिक में कवर करता हूं। भले आपको ये बहुत छोटा सा टॉपिक लग रहा हो, लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती है ना, जो हमें क्या करती है, हमारे कॉन्सेप्ट बना देती है हमें। जब हम हायर लेवल पर पढ़ते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, है ना। तो आपको प्रॉब्लम आती है, जब भी फिर नई प्रॉब्लम फेस करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी अकाउंटिंग एंट्री में, जनरल में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। आप बोलोगे कि क्या 11th का पढ़ा रहे हो, नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये आपका डेबिट बैलेंस है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन नहीं बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये समझना जरूरी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं अकाउंट्स में, जब भी हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड पर हमें क्या करना है, हमें बुक्स क्लोज करना है, सपोज दैट क्या करना है, बुक्स क्लोज करना है, या फिर हम मंथ एंड पर क्या निकालना चाहते हैं, अपना बैलेंसिंग करना चाहते हैं कि हमारा कितना बैलेंस है, हमें कितना बैलेंस अभी पे करना है या हमें रिसीव्ड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम टोटलिंग करते हैं उस टाइम पर। तो टोटल कितना हो रहा है, 3000 की हमारी टोटल लाइबिलिटी, इसी से समझ लो हमने इस पीरियड में हमने $3000 की परचेस करी है, या हमारी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पर 3000 से इंक्रीज हुई। आउट ऑफ दैट हमने लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया $1000 से, अभी भी हमारी लाइबिलिटी कितनी बच रही है, 2000। और हमेशा लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां पर लिखा है हमने सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए, आपने तराजू देखा होगा, तराजू। तो हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं सिर्फ, ताकि आपका डेबिट का और क्रेडिट दोनों का टोटल मैच कर जाए। क्या कर जाए, टोटल दोनों का मैच कर जाए, बस इसका यही ये होता है। बाकी तो क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर बैलेंसिंग लिख रहे हैं, ये कैसा बैलेंसिंग है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। इवन दो कहां लिखा हुआ है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। बहुत बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट बैलेंस हुआ ना, नहीं। अमन से आपको लेना है या देना है, सबसे पहले तो ये लॉजिक लगा लो। अमन को तो देना है ना, कितना देना है अभी, 2000। और जब भी आपको किसी को कुछ देना होता है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है आपकी, $2000 की। इट मीन्स ये आपका कैसा बैलेंस है, आपका क्रेडिट बैलेंस है। आपने इधर क्यों लिखा, फिर सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए। इसलिए देखो हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बैलेंस सीडी। जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता है तब आप इसको क्या करते हो, ब्रॉट डाउन कर देते हो, तब आप वर्ड यूज करते हो बैलेंस बीडी। ये नेक्स्ट पीरियड में जाता है आपके, कितना जाएगा, $2000। देखो वापस से लाइबिलिटी साइड में पहुंच गया ना ये नेक्स्ट ईयर। चलिए, कोई बात नहीं, जिसने भी डेबिट दिया था वो करेक्ट कर लो अपने आप को विद लॉजिक। हमें कोई भी मेमोराइज नहीं करना है चीजें, लॉजिक के साथ सारी चीजें अंडरस्टैंड करते जाना है। अब हमने ये समझ लिया कि लेजर में दो थंब रूल्स है। एक तो ये कि जिस अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे हमेशा, वो डेबिट या क्रेडिट होता है, अंदर की चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज, आपका ये जो बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिट, अब अगर आपने ये गलत ट्रेस कर लिया, अगर आपने इसको गलत आइडेंटिफाइड कर लिया तो क्या ब्लंडर हो सकता है। अब देखो आप, अगर आपने इसको बोला होता डेबिट बैलेंस, इसके बाद हम क्या बनाते, ट्रायल बैलेंस बनाते। ट्री टीबी है ना, ट्रायल बैलेंस। मैं इसका शॉर्ट फॉर्मेट यूज कर रहा हूं इसका भी। तो पर्टिकुलर
डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब अगर मान के चलो अमन को आप डेबिट बता देते, क्या आप बोलते हैं डेबिट, अब आप बोलोगे सर हम तो मैनुअल अकाउंटिंग करते नहीं है, तो हम क्यों गलती करेंगे, वो तो सिस्टम अपने आप उठा लेता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो अपने आप कर लेता है सारी चीजें। बताता हूं अब क्यों, क्यों जरूरी है इसको समझना। आपने जैसे ही लिखा यहाँ पर अमन अकाउंट और आपने इसको बता दिया कि ये डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, आपकी असेट्स इंडिकेट कर रहा है। आपने बता दिया अमन से आपको लेना है ना कि देना है, जैसे ही आप डेबिट में लिखोगे ना तो आपने बता दिया कि अमन से आपको लेना है, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में पहुंच जाएगा, जो भी डेबिट बैलेंस है वो कहां जाएंगे, आपके असेट साइड में पहुंच जाएंगे। तो ये तो उल्टा हो गया आपके इंटरप्रिटेशन के कारण। अब आप बोलोगे सर हम तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर रहे हैं, हमें तो जनरल एंट्री पास करना होता है, बाकी सिस्टम अपने आप कर देता है, बैलेंस शीट बना देता है। मैं हमेशा हर बेच में ये एग्जांपल देता हूं, आपको भी दूंगा। अगर आप मान के चलो सेब, अगर आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, सेब बन रहा है या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बन रहा है, ईआरपी बन रहा है, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके इन बिल्ड हो रहा है, आपके यहाँ पर एक इंजीनियर की टीम आई है, आपके बॉस के से मीटिंग करती है और आपका बॉस उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के देना है, और इसके लिए हम हमारे अकाउंटेंट को आपके पास बिठा रहे हैं, या हमारे अकाउंट मैनेजर को बिठा रहे हैं, या हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा रहे हैं, या हमारे एसीसीए सीपीए एटसेट्रा, इनको मैं आपके टीम में शामिल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं उनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता, वो किससे पूछेंगे, वो बार बार ऑनर से जाके तो पूछेगी नहीं। तो ऑनर ने क्या कर दिया, हमको अपॉइंट कर दिया कि आप क्या करो, इनको गाइड करो, आपको अकाउंट का नॉलेज है, आप इनको गाइड करो, किसको, इंजीनियर्स को गाइड करो। अब बताओ, जब वो कोडिंग कर रहे होंगे तो कोडिंग करते समय हमें उनको बताना होगा ना फ्लो को, कि अगर किसी ने यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री टाइप करी तो वो कहां जाना चाहिए, अमन के डेबिट साइड में जाना चाहिए या क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस कहां जाना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा, जब आप प्रॉपरली उसको कोडिंग दे दोगे। अगर आपने उसको बता दिया कि ये डेबिट में जाएगा, डेबिट साइड में लिखा हुआ है वो डेबिट में जाएगा, तो आपका कभी भी बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगा। आप ढूंढते रह जाओगे कि गलती कहां हो रही है, क्योंकि आप फोकस कहां करोगे, आप इन चीजों पे फोकस करोगे ट्रांजेक्शन में, है ना, आप देखोगे कि बार बार ट्रांजेक्शन तो सही करे हुए, आप ट्रेस नहीं कर पाओगे इस छोटी सी चीज को। चलिए, इसलिए हमें मैनुअल, हमें ये नहीं सोचना है कि हम सारी चीजें तो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पीछे भी तो ब्रेन चाहिए ना, वो आपका होना चाहिए। चलिए, आप समझते हैं जरा ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लेजर बना लिया, एक लेजर से हमें सफिशिएंटली अंडरस्टैंड हो गया कि हम करते क्या, दो चीजें करते हैं बस हम यहाँ पर, है ना। लेजर में क्या करते हैं, एक तो जिस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचना है, दूसरी चीज इसका जो बैलेंस निकलता है इसको करेक्टली आइडेंटिफाइड करना है। अगर ये आपने करेक्टली आइडेंटिफाइड कर लिया तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए, आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस को समझो, है ना। ट्रायल बैलेंस इज द समरी, ये क्या है, समरी है। किस चीज की समरी है, जितने भी आपने लेजर अकाउंट बनाया ना, जितने भी आपने लेजर अकाउंट बनाए उन सब की ये समरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अमन से आपको लेना है या देना है, तो हमने यहाँ पर अब करेक्ट लिख देते हैं, $2000 क्रेडिट बैलेंस है, अमन को आपको देना है ना। और भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं मैं, अमन ले लिया हमने यहाँ पर, एक अजय ले लेते हैं, और विराट ले लेते हैं, विराट कोहली। ये हमारे कुछ डेटर और क्रेडिटर मैंने बना दिए यहाँ पर। सपोज दैट मुझे अजय को, अजय से लेना है $5000, और विराट से मैंने कुछ गुड्स परचेज करा हुआ है $6000 का, ये मेरी लाइबिलिटी। और भी कुछ चीजें होगी, जैसे रेंट हो गया, आपका कैपिटल हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी इसमें भी, कैपिटल, है ना, सैलरी हो गया आपका। तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ, मैं समरी बना रहा हूँ, किस बात की समरी बना रहा हूँ, कि मुझे एक बर्ड आई व्यू मिल जाए, मुझे क्रक्स मिल जाए कि यार मुझे अमन से अल्टीमेटली लेना है या देना है, अजय से मुझे लेना है या देना है, विराट से मुझे लेना है या देना है, रेंट मेरा टोटलिटी में कितना पेड किया मैंने किसी पर्टिकुलर पीरियड में, है ना, 2021 का मुझे देखना है, तो मुझे अल्टीमेटली ये पता चल जाए कि रेंट टोटल कितना हुआ, टोटल रेंट जो है इस पीरियड का $10,000। टोटल कैपिटल कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल 20,000, सैलरी कितनी पेड करी, सैलरी पेड करी फॉर एग्जाम्पल $15,000 की सैलरी पेड करिए। तो ये हमेशा ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। क्यों मैच होना चाहिए, क्योंकि हम ड्यूअल एंट्री सिस्टम पास फॉलो कर रहे हैं।
तो आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा, आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या करेगा, मैच करेगा, है ना। चलो यहाँ पे कुछ बढ़ा देते हैं हम, विराट से 8,000 कर देते। तो आपने क्या करा, आपने यह ट्रायल बैलेंस बना के सारी चीजें मैच कर ली, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों, अगेन उसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या करता है, आपको समरी प्रोवाइड करता है। इट इज द समरी स्टेटमेंट। किस बात की समरी है, जितने भी आपके लेजर अकाउंट है, ध्यान रखना क्यों बोल रहा हूं मैं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक पढ़ेंगे ना तब मैं रिलेवेंट करवाऊंगा इस पॉइंट को। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। तो जितने भी लेजर के आपने यहाँ पर बैलेंसेस फाइंड आउट करें, उन सब की ये क्या है, समरी है। तो ये कैसा है, अगर मान के चलो आपका $1,000 1000 पेजेस का क्या बन रहा है, लेजर बन रहा है, तो आपका ये 3 से 4 पेजेस में क्या बन रहा है, एक समरी बन रही है, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। क्या है ये, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, जिसमें कुछ ना कुछ बैलेंस है ना। कुछ कंपनियां क्या है, जैसे आप अगर बनाना चाहो तो बिना बैलेंस वालों के भी बना सकते हो। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, सबकी समरी, समरी है, जितने भी आपने अकाउंट बना लिए उन सब की समरी आपको एक पेज पर मिल गई, 2 पेज पे मिल गई, 3 4 पेज पर मिल गई। मतलब एक समराइज्ड व्यू आ गया आपके सामने कि अल्टीमेट हमें ये पता करना हो कि अमन को कितना देना है, तो हमें $2,000 देना है, ये दैट्स इट, इसका पर्पस होता है। और क्या पर्पस होता है, इससे एक और चीज आइडेंटिफाइड हो जाती है। आपका अगर डेबिट और क्रेडिट सब कुछ सही कर दिया आपने, फिर भी आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मैथमेटिकल एरर है, कहीं ना कहीं आपने कुछ न कुछ गलती कर दी है। पोस्टिंग करते समय हो सकती है गलती, है ना। कहां पर हो सकती है गलती, क्या जर्नल एंट्री की गलती पता चल जाएगी, क्या आपने अमाउंट में कोई गलती करी। अगर यहां पर गलती हो गई आपके जर्नल अकाउंट में, तो फिर वो गलती आगे भी चलेगी तो फाइंड आउट नहीं होगी। तो आपने अगर लेजर में पोस्टिंग करते समय कोई गलती कर दी है, या आपने बैलेंसेस यहाँ पर लिखते समय कोई गलती कर दी, तो वो आप फाइंड आउट कर देते हैं। अ, अमल सर, रेंट देना है तो डेबिट में क्यों, एक्सपेंसेस है ना, हमारा एक्सपेंसेस है इस बार का। ये हमारी असेट्स लाइबिलिटी नहीं है, ध्यान से समझना, ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस अकाउंट है आपका। रेंट इज योर एक्सपेंसेस अकाउंट ना। हमें रेंट को देना या लेना थोड़ी ना है, हमें विराट से देना या लेना, अजय से देना या लेना, है ना। आपका इस पीरियड में कितना रेंट हुआ वो लिखा है हमने, सैलरी कितना आपने, यहाँ पर सैलरी का आपका एक्सपेंसेस हो रहा है ये लिखा है हमने, ठीक है। मैं बहुत समराइज्ड वे में बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, है ना, ताकि हम इसकी मेन मेन चीजें यहाँ पर कवर कर सके। जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस से आपका ये एरिथमेटिक एरर चेक हो जाता है, आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस चेक बराबर है, इट मींस आपने सारी चीजें सही करी हुई है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। और यही हमारे आज के टॉपिक का मेन पॉइंट होने वाला है, हम इसी पे सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं। जब आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो। हम इसके इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम अकाउंट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। अब ये समझ जाओ कि आपके बिजनेस का हम क्या चेक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि आपके बिजनेस ने किसी पर्टिकुलर पीरियड में कैसा परफॉर्मेंस दिया। हम इस चीज को भी समझेंगे कि यहाँ पर हमेशा फॉर द पीरियड वर्ड क्यों यूज करते हैं, फॉर द पीरियड, जैसे फॉर द पीरियड ऑफ 2021, हम 2021 के लिए बना रहे हैं, हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर का अकाउंटिंग पीरियड है। और एक होता है आपका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट बनती है। कब बनती है, एज ऑन डेट, जगह नहीं है इसलिए मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, एज ऑन डेट। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2021 की ये हमारी बैलेंस शीट है। अब समझना, इस पर हमारा थोड़ा सा डिस्कशन होगा डिटेल में। आप हमेशा देखते हो, आपने ये बनाया फॉर द पीरियड और ये बनाया एज ऑन डेट। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है उसको समझेंगे, एक चीज समझेंगे ये बनाते क्यों है, प्रॉफिट एंड लॉस आप क्यों बनाते हो।
जबकि आपका बेसिक जो पर्पस था वो तो आपका फुलफिल हो गया कि आपने अकाउंटिंग क्यों करी, क्योंकि आपको सारी चीजें याद नहीं रह सकती, इसलिए आपने क्या करा, उसको रिकॉर्डिंग कर लिया। उसके बाद आपने क्या बनाया, लेजर बनाया, ताकि आपको एक समरी मिल सके पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड कि आपका पूरे पीरियड में क्या हो रहा है। ये आपको समरी मिल गई एक पर्सन से रिलेटेड एक ही प्लेस पर। फिर आपने और समराइज्ड किया उसको, ट्रायल बैलेंस बनाया। सब कॉपी पेस्ट चल रहा है, ओरिजिनल काम तो आप जर्नल एंट्री में कर रहे हो, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपने पोस्टिंग करी लेजर में और यहीं से बैलेंस उठा के आप क्या कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हो। और ट्रायल बैलेंस से आप कहाँ डालने वाले हो, P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में डालने वाले हो। मतलब सब जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और सही जगह पेस्ट करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते क्यों, आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस करने से। तो आप क्या बनाते हो, एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो। ध्यान रखना वर्डिंग पे, हम क्या बना रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। किस चीज का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करते हैं। तो जो भी आपकी इनकम है वो हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। और क्या करते हैं, कंपैरिजन एक्सपेंसेस। तो हम पूरे पीरियड में अगर देखोगे ना तो इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करते हैं। और क्या चीज, आपका यहाँ पर गेन भी हो सकता है, गेन भी हम ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लॉस लिख देते हैं, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार अकाउंट आते हैं। कौन से, आपके इनकम और गेन वाले अकाउंट, यानी कि गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस वाले अकाउंट, बस ये आते हैं। बैलेंस शीट में क्या आता होगा, फिर बैलेंस शीट में आपके लाइबिलिटी और असेट्स अकाउंट। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये भी होती है, सर हमारे सामने ट्रायल बैलेंस होता है लेकिन समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपकी जितने भी असेट्स अकाउंट है, जितने भी आपके असेट्स अकाउंट है और लाइबिलिटी अकाउंट है, वो कहां जाएंगे, आपके बैलेंस शीट में चले जाएंगे। रिमेनिंग जितने भी अकाउंट बचे आपके वो सारे P&L में जाएंगे। यानी कि सारे नॉमिनल अकाउंट कहां जाते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और यहाँ पर उनका क्या होता है, कंपैरिजन होता है। हम इस पीरियड में 2021 में आपको कितनी इनकम हुई और कितने आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं विद पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। क्या लगाते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट विद पीरियोडिक। तो मैं लिख देता हूं, मैचिंग प्लस पीरियोडिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। हम यहाँ पर ये दोनों चीजें यूज करते हैं। अब आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना ये कॉन्सेप्ट, अगर आप ये दोनों एक साथ समझोगे। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जिस पीरियड का एक्सपेंसेस या इनकम है उसी पीरियड में बुक होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, जो आप यहाँ पर इनकम लिख रहे हो, आप जो भी यहाँ पर इनकम लिख रहे हो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस लिखोगे, यानी कि मैच करोगे। अगर आपको इस इनकम को अर्न में करने में कोई एक्सपेंसेस नहीं हुआ है तो आप नहीं लिखोगे, ऑब्वियसली बात है। मतलब आप यहाँ पर क्या करते हो, इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हो, कंपैरिजन करते हो, और इस कंपैरिजन का रिजल्ट आता है कुछ ना कुछ। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, या तो हम लॉस बोलते हैं या तो हम प्रॉफिट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तब भी मैं आपको इस मैचिंग कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक कॉन्सेप्ट को आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर सारी इनकम लेते हैं, जितने भी आपके इनकम अकाउंट आ गए, गेन अकाउंट हो गए। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रायल बैलेंस देखना है, इस ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट करना है। क्या कॉपी पेस्ट करना है, आपको देखना है जैसे रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट है, कहाँ जाएगा, आपके P&L के डेबिट में। आपका कैपिटल अकाउंट क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में पहुंचा दो, सैलरी एक्सपेंसेस, है ना। अब सपोज दैट एक आधा इनकम ले लेते हैं, ये विराट की जगह में क्या ले लेता हूँ, इनकम ले लेता हूँ, सेल्स ले लेता हूँ। सेल्स कहाँ जाएगा, आपके P&L के क्रेडिट में, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट सब के सब आप P&L में डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बैलेंस शीट में क्या डालने वाले हैं, लाइबिलिटी और असेट्स का यहाँ पर लिखने वाले। अब क्यों बनाते हैं ये, और क्यों ये फॉर द पीरियड है, और क्यों ये एज ऑन डेट है, इसको समझो। हम यहाँ पर क्या पता करना चाह रहे हैं, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को पता करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं या कितने लॉसेस हो रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाइड करना है, हमारा परफॉर्मेंस हमें चेक करना है। अगर हमें प्रॉफिट होता है यानी कि हमने परफॉर्मेंस अच्छा किया, अगर हमें लॉस होता है इट मींस हमारा परफॉर्मेंस वीक है। तो हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन से लेते हैं, फ्यूचर पीरियड में ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉज एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो हम एनालिसिस पे चले जाते हैं उसके बाद, कि हमें लॉस क्यों हो रहा है। आप
कुछ करेक्टिव एक्शंस लोगे, या तो आप बिजनेस को बंद कर दोगे या फिर करेक्टिव एक्शंस लोगे, दोनों में से एक चीज करोगे। तो आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करी, यहाँ पर किसी एक दिन की बात नहीं करी, किसी पर्टिकुलर डे की बात नहीं करी कि हमारा लास्ट डे जो है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे सपोज दैट 31 दिसंबर 2021, उस दिन हमें गेन हो रहा है या लॉस, उससे मतलब थोड़ी ना है कि आप पूरे साल भर में बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपने यहाँ पर करा। दूसरी चीज, बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में आप ये देखना चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर डे के दिन आपके पॉकेट में कितना कैश है, ये पता करना है ना आपको। आपके पूरे पीरियड में कितना कैश था उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये पता करना है आज मेरे पॉकेट में कितना कैश है, और आज मेरे पास कितनी लाइबिलिटी है, आज मेरे पास कितना फर्नीचर है, कितनी प्लांट एंड मशीनरी है। ये सारी जितनी भी असेट्स है, आप एक प्लेस पर एक लिस्ट बना लेते हो। क्या बना लेते हो, आप एक लिस्ट बना लेते हो, और एक लिस्ट यहाँ पर आपने पुट कर दी। आपने वो लिख दी यहाँ पर लिस्ट कि मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश है, बैंक में पैसा है मेरा, ये सारा आपने एक लिस्ट बना के यहाँ पर लिख दिया। उसके ही कंपैरिजन में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लाइबिलिटी लिख दी कि मेरे पास ये लाइबिलिटी है। क्या क्या लाइबिलिटी है, क्रेडिटर होगा, लोन होगा आपका, बहुत सारी चीजें होगी, और ट्रेड पेबल्स हो गया, आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, एटसेट्रा। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। किस चीज का कंपैरिजन, क्या आपकी ये जो लाइबिलिटी है इसको पेमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट असेट्स है भी या नहीं। क्या पता चल जाता है यहां से, आपकी लाइबिलिटी कितनी है और आपके पास क्या क्या असेट्स है, क्या आप इनको टाइमली पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर असेट्स को क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक तो आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स और एक आपकी शॉर्ट टर्म असेट्स, यानी कि आपकी एक फिक्स्ड असेट्स और एक आपकी करंट असेट्स। वही लाइबिलिटी को भी आप क्या करते हो, क्लासिफाई कर देते हो। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड आएगा क्या, देखो, आप ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी साइड भी लिख सकते हो, या फिर आप बैंक बैलेंस में से रिड्यूस करके भी दिखा सकते हो। तो बेटर क्लियरिटी के लिए हम किसके लिए बना रहे, चलो ये भी समझ लेते हैं कि बना क्यों रहे। हम यहाँ पर ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे, यूजर को समझ में आना चाहिए, जो भी हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो उसके समझ में आना चाहिए हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब जो आपका ओवरड्राफ्ट है, अब आपका ओवरड्राफ्ट अगर वो ऑन डिमांड है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। ऑन डिमांड ओवरड्राफ्ट है, मतलब बैंक की जब इच्छा होगी वो आपके बैंक बैलेंस में से काट लेगी। तो आप क्या करोगे, आप ओवरड्राफ्ट को क्या कैसे दिखाओगे, बैंक में दिखा दोगे। आपका सपोज दैट बैंक बैलेंस था $10,000, और आपका ओवरड्राफ्ट कितना है, आपका ओवरड्राफ्ट है $3,000 का, आपने 3,000 का लोन भी ले रखा है, तो 7,000 आपका नेट बैलेंस जाएगा। आपका यहां पर अगर देखा जाए, ओवरड्राफ्ट यहां पर भी दिखाई देता है, बैंक ओडी। अब यहां पर किस केस में दिखेगा, है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। आपका जो ओवरड्राफ्ट है ना, वो ऑन डिमांड नहीं है, मतलब बैंक आपसे ऑन डिमांड नहीं कर सकती कि आज की आज ही मुझे पेमेंट करो। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, जब आप बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हो तो वो जनरली ऑन डिमांड होता है। लेकिन आप अगर उसकी एफडी करवा देते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हो, तो आप बैंक को बोलते हो कि मैं पर्टिकुलर पीरियड के बाद में आऊंगा आपसे और मेरा फंड ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो कैसा है, वो टाइम डिपॉजिट है, एफडी जो है वो टाइम डिपॉजिट है, और जो आप रेगुलर अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो वो ऑन डिमांड होता है। तो यहां पर अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, टाइम डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी आपकी ऑन डिमांड नहीं, ऑन डिमांड लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर आप कहां दिखा दोगे, लाइबिलिटी साइड दिखा दो। अगर ऑन डिमांड है तो फिर उसको बैंक बैलेंस में से कम करके दिखा देना, दैट्स इट, दोनों भी सही है। चलिए, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, हम एजॉन देखते हैं, एजॉन। अब मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, हर बेच में करता हूं क्रिएट, में इस बेच में भी करूंगा। सपोज दैट आपका एक फ्रेंड है ना, हम क्या पता करना चाहते हैं इस बैलेंस शीट से, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना चाहते हैं। क्या पता करना चाहते हैं, पोजीशन के बारे में पता करना चाहते हैं। कौन सी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए इसको फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारी कि किसी पर्टिकुलर डे पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो सपोज दैट आपके पास एक फ्रेंड आता है आपका, वो फ्रेंड आपसे बोलता है कि मुझे कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ उधार पैसे दे दो। आप दोगे क्या, नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, किस बेसिस पर डिसीजन लोगे, आप देखोगे कि उसके पास कितनी असेट्स और लाइबिलिटी है ना। तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं यहां पर। सपोज दैट कैपिटल है
कैपिटल हो गई आपकी, और क्रेडिटर हो गए आपके, लोन ले लेते हैं कुछ, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन, और यहाँ पर आपके कुछ क्रेडिटर्स है। यहाँ पर हम कुछ कंपनी की पॉलिसी के बारे में भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा असेट्स, और यहाँ पर हम अमाउंट और ले लेते हैं। असेट्स में ले लेते हैं हम, कुछ फर्नीचर है आपके पास, कुछ आपके डेटर्स है, छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, और आपके पास कुछ कैश भी है। फर्नीचर आपके पास सपोज डेट 10,000 का है, डेटर्स आपके 18,000 के हैं, और 2,000 का आपके पास क्या है, कैश है। तो टोटल आपका हो रहा है ये 30,000। ठीक है, आपकी जो कैपिटल है वो 10,000 की कैपिटल, चलो 5,000 कर लेते हैं, 5,000 की कैपिटल है। बैंक लोन आपका है 15,000 का, और आपके कुछ क्रेडिटर्स है 5,000 के। तो आपने ये लगा लिया टोटल क्या मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो हम एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं, 20 30 हो गया टोटल। ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो रही है। ठीक, आप समझना, ये आपके फ्रेंड की क्या है बैलेंस शीट, उसका बिजनेस चल रहा है, छोटा मोटा बिजनेस करता है वो, ये आपकी उसकी बैलेंस शीट है ना। अब एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बोलो आप, या फिर किसी बैंक में आप जॉब कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आपके सामने बहुत सारे बैलेंस शीट आती है ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, या फिर आप ऑडिट में हो या कहीं पे भी हो, आपने किसी की बैलेंस शीट देखी, और बैलेंस शीट देख के आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सकते हो। ये इतना छोटा एक समराइज्ड फॉर्म में क्या बताता है, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन पूरे बिजनेस के बारे में बता देता है कि उस बिजनेस में क्या चल रहा है, वहां पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस बिजनेस की। तो आप क्या हो, एक बैंक हो और बैंक में जॉब करते हो, या फिर आप वहां पर क्या हो, अ, हाँ सपोज दैट आप वहां पर क्या हो, क्रेडिट मैनेजर हो, वहां पे आपके हाथ में कि क्रेडिट देना है या नहीं देना किसी को, है ना। तो आपको डिसीजन लेना है, क्या आपको यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस पर्सन को। ये किसी एक इंडिविजुअल की है ना बैलेंस शीट है, ये आपके पास लोन के लिए आया है, क्या आप इसे लोन दोगे या डिनाई कर दोगे। आप ऑब्जर्व करो बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को हमें सिर्फ बनाना नहीं आना चाहिए, हमें उसके बारे में इंटरप्रिटेशन निकालना आना भी चाहिए। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, उनको सबको पता है कि यहाँ पर वो उनका रिप्लाई क्या आने वाला है। तो बोल रहे हैं कुछ बच्चे कि देना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं नहीं देना चाहिए, है ना, समझते ही। तो जैसे ही आपने इस बैलेंस शीट को देखा, आपने इस पर्सन की या इस इंडिविजुअल की या इस कंपनी की क्या पता कर ली, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर ली। क्या पता कर ली, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर ली 2 मिनट के अंदर। आपने क्या देखा, इसके पास लाइबिलिटी कितनी है, इसके पास असेट्स कितनी है ना। तो क्या क्या देखा आपने इसमें, आपने देखा इसकी कैपिटल कितनी है, 5,000 की कैपिटल है, चलो ये तो पे करना नहीं पड़ेगा, है ना, बाहर वाले को पे नहीं करना है, तो इंटरनल लाइबिलिटी एक तरीके से। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है, 25,000 की, कितनी है 25,000 की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। कैसे पे करेंगे, हमारे पास तो कैश ओनली $2,000 का है, हमारे डेटर 18,000 है, पता नहीं कब देंगे ये डेटर्स, हम मांगने जाते बार बार मना कर देते हैं, ये अभी पेमेंट नहीं है, कैसे पे करें इनको। हमें लोन की ईएमआई पे करना है, हमें लोन पे करना है, हमें क्रेडिटर का पेमेंट करना है, और भी हमारे रेगुलर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, सैलरी देना है किसी को, वेजेस देना है, ऑक्टर देना है ना, लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस देना है, परचेस करना है ना, कैश में परचेस करना है, स्टेशनरी, बहुत सारे हमारे ऑफिस के खर्चे। तो क्या फर्नीचर सेल करके दे दे क्या सबको, नहीं। तो इसीलिए हम आपके पास आए बैंक लोन लेने के लिए, कि हमें बैंक लोन दे दो। तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, पहले आप ये बताओ कि आप इनको पेमेंट कैसे करोगे, आप नया लोन ले लोगे तो हमें कैसे पेमेंट करोगे। आप इनको पे नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, हम आपको लोन नहीं देते जाओ। तो क्यों लोन रिजेक्ट हो रहा है, किसके बेसिस पर। क्या जो बैंक मैनेजर है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में गया था क्या देखने के लिए कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके पास कितनी असेट्स है, डेटर है, कितनी कैश है, नहीं। उसने सिर्फ एक छोटे से फाइनेंशियल एक बैलेंस शीट से ये पता कर लिया कि उस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आज हमें रिलायंस की या हमें टाटा की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाटा कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, हमें रिलायंस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, हम उनके बैलेंस शीट उठा के देख लो, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना है, तो उसके फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट को देख लो, उसकी बैलेंस शीट को देख लो कि उसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। अब यहां से आप क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो,
आप देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूं, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूं कि यहाँ पर कितना है, 2 लाख का कैश है, कितना है बैंक, और बैंक में, बैंक लिख देता है ना, बैंक इंक्लूडिंग कैश, बैंक में और आपके पास कैश इन हैंड कितना है, $2 लाख का है। यहाँ पर सपोज दैट आपकी जो लाइबिलिटी है ये इंक्रीज कर देते हैं इधर हम, ये लाइबिलिटी कितनी हो रही है, 210 हो रही है, ये हमने बैलेंस शीट भी मैच कर ली, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से एनालिसिस करना है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। अब आपका कोई बैंक लोन के लिए नहीं जा रहा कोई, बस आपको ये इंटरप्रिटेशन करना है। सर क्या आप कोई लिमिटेड कंपनी, हाँ करेंगे वो भी किसी दिन, है ना, प्लीज अपना नाम मेंशन कर देना, मुझे नाम पता नहीं चलता, अब रेडमी से पता नहीं चल रहा कि आप कौन है ना। बिल्कुल करेंगे, किसी न किसी दिन वो भी करेंगे। ओके कोमल। अ, तो हम कहाँ थे यहाँ पर, अब देखो इस बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करो आप। अब ये बैलेंस शीट किसी की भी हो सकती है, इंडिविजुअल ले लो, किसी लिमिटेड कंपनी ले लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले लो, है ना। तो इसकी बैलेंस शीट को देख के आपको क्या लग रहा है यहाँ पर मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है ना। आप सपोज दैट ये लिमिटेड कंपनी, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, आप शेयर होल्डर्स हो, आप उसके मालिक हो, ऑनर हो आप, और आपने सारा काम किसको दिया, मैनेजमेंट को दिया। आप खुद जाके वहां पे काम नहीं कर सकते, आपने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां अपॉइंट किए हुए कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके बिहाफ पर काम करते हैं। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको चेक करना है। क्या करोगे आप, आपने बैलेंस शीट उठाई और देखी, तो बैलेंस शीट में ये चीजें दिखाई दे रही है, तो क्या यहाँ से पता चल रहा है, इंडिकेशन कुछ पता चल रहा है आपको कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप एनालिसिस करो। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर बहुत यूज केस है, क्या है, बहुत यूज केस है, यहाँ पर बहुत सारा केस है, और आप अननेसेसरी बैंक लोन भी इधर चला रहे हो। ध्यान से देखना, आपका इधर बैंक लोन भी आ रहा है, इधर आपका कैश भी आ रहा है, मतलब आप अपने लाइबिलिटी को पेड नहीं कर रहे हो और अननेसेसरी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। पहला पॉइंट है ना, हर पर्सन का एक अलग अलग एनालिसिस होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको एनालिसिस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक किसी एक पॉइंट को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे आप कोई बोलेगा नहीं सर कैश तो होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, लिक्विडिटी रहेगी, एक्सेस लिक्विडिटी किस काम की, लेकिन हम क्यों रखे एक्सेस कैश, जब हम अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं तो हमें पे कर देना चाहिए। आप ऐसे ही करते हो ना घरों में भी, आप अपने डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही करते हो कि आपने अगर किसी से उधार पैसे ले लिए या लोन ले लिया तो आप उसको सबसे पहले पे ऑफ करते हो, ना कि अपने पास रखोगे, नहीं नहीं लाइबिलिटी तो बाद में पे कर देंगे, अपने पास कैश कुछ ना कुछ होना चाहिए हमेशा। आप ऐसा नहीं करते हो, आप लाइबिलिटी को पे कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हैवी इंटरेस्ट। आप यहाँ पर अगर क्रेडिटर की बात करोगे, आप क्रेडिटर को पेमेंट कब करते हो, सपोज दैट यहाँ पर अब मैं मान के चलता हूँ जीरो क्रेडिटर, आपके क्रेडिटर है ही नहीं, आपकी देखो पॉलिसी के बारे में बता रहा है ये। मैं यहाँ पर हटा देता हूँ यहाँ से, 13 5 माइनस कर देते हैं 3000। अगर आप देखोगे इस बैलेंस शीट को तो यहाँ पर क्रेडिटर जीरो, इट मींस क्या बताना चाह रहा है ये बता रहा है कि आपके पास क्रेडिटर जीरो है। जीरो का मतलब क्या हुआ, आपके पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि आप क्रेडिटर को तुरंत पेमेंट कर देते हो, लेकिन आप अपने लाइबिलिटी, अपने जो डेटर्स है उनको टाइमली रिकवर नहीं कर पाते हो। 11,000 के आपके डेटर्स हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो अकाउंट रिसीवेबल पॉलिसी है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। आपको डेटर्स टाइमली पेमेंट कर नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको जो पीरियड दे रखा है उस पीरियड को रिड्यूस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कुछ कैश डिस्काउंट देना पड़ेंगे, डेटर को बोलना पड़ेगा कि आप जल्दी से पेमेंट कर दो, हम आपको कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बैलेंस शीट को देख के एनालिसिस कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें या ना करें। हम क्या इंटरप्रेट, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि बहुत वैसे अगर देखा जाए तो इस पर बहुत सारे लेक्चर बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे। तो उसमें से कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट बना के आपका काम खत्म नहीं होना चाहिए। सही मायने में उस बैलेंस शीट का मतलब क्या निकलता है ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब काम करने जाओगे या आप कर रहे हो तब आपके सामने ये सिचुएशन होती है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, आपकी ही कंपनी की बैलेंस शीट होती है, आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट उठा लो और देख लो, है ना। बहुत सारे बच्चे जैसे नए होते हैं,
किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है या नहीं करना है ना। अगर सपोज दैट उसकी बैलेंस शीट क्या होती है, पब्लिश्ड होती है, तो उसकी पब्लिश्ड बैलेंस शीट को देख लो जाके कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या वहां पर कोई लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया और आपकी सैलरी अटक जाए। तो सबसे पहले जॉब ज्वाइन करने से पहले आप देख लिया करो कि वहां पर लिक्विडिटी है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। वहां पर देख लो, उसके लाइबिलिटी साइड में देख जाएगा आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने दिनों की, मतलब कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है और उसके अगेंस्ट में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास है, क्या सफिशिएंट उसके पास लिक्विडिटी है, कैश है, बैंक है। ऐसा नहीं है कि उसको असेट्स सेल करके उनको पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। यानी कि अभी इस पॉइंट में क्या थे, आप यूजर थे, लेकिन कौन से वाले यूजर, इंप्लॉय थे आप। एक इंप्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन का यूजर होता है। और क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो, सिर्फ बैलेंस शीट बता रहा था मैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देख के ऑर्गेनाइजेशन में ये देख सकते हो कि आपकी नेक्स्ट पीरियड में ग्रोथ होने वाली है या नहीं होने वाली। आप ग्रोथ का एनालिसिस कर सकते हो अपनी। क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपके एम्प्लॉयर के साथ में आप जब नेगोशिएशन करोगे सैलरी का कि इंक्रीमेंट करा जाए, तो कितना इंक्रीमेंट मांगोगे आप इंक्रीमेंटल के लिए जाओगे तो इंक्रीमेंटल कितना मांगोगे आप। कंपनी ग्रो कर नहीं रही है और आप इंक्रीमेंटल मांग रहे हो और आपके पास कोई अल्टरनेटिव जॉब का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप क्या हो, आप थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि मेरे बिना तो कंपनी में काम होता नहीं है, और आप चले गए और एम्प्लॉयर के पास में, और एम्प्लॉयर से आप क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो इंक्रीमेंटल चाहिए, 25% का इंक्रीमेंटल चाहिए, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। तो वो क्या बोलेगा आपको, छोड़ दो। फिर आपके पास कोई बैकअप में कुछ है नहीं। इट मीन्स आपको सारी चीजें ना ये देख के जाना चाहिए। तो मैं बहुत छोटे-छोटे पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। तो आप अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के ही अपने एचआर डिपार्टमेंट में जाया करो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना डिमांड करना है। कभी-कभी हमें ये भी नहीं होता कि हमें कितना हाइक माँगना है ना? हम दूसरों के साथ कंपैरिज़न कर देते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन की सिचुएशन डिफरेंट होगी, हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हाँ, आपको इसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करना है तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके लिमिट में रह के ही आपको अपनी ग्रोथ की बात करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने के, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंटल माँग सकते हो। चलिए, ये थोड़ा-सा हमारा क्या था, एनालिसिस था। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब हम छोटे-छोटे पॉइंट उठाने वाले हैं, है ना? जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग एंट्री समझने में, अकाउंटिंग एंट्री करने में, है ना? एडजस्टमेंट जिसको हम 11th में भी पढ़ते थे, हम एडजस्टमेंट पढ़ते थे, लेकिन आज हम उनको समराइज्ड वे में पढ़ेंगे। अब आपको बहुत सारे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है ना? आप आप अगर देखोगे तो फाइनल एडजस्टमेंट में ही आप बहुत सारी क्लासेस लगा देते थे, 15-15, 20-20 क्लास लगाते थे। हम एक ही क्लास में एक एडजस्टमेंट को पूरा कर देंगे। तो हम छोटे-छोटे यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस में कांसेप्ट लेने वाले हैं, तो आप टाइमली जॉइन हो जाना। मेरा पर्पस यही बताने का ये कि आप टाइमली जॉइन होते नहीं है, बहुत लेट आते हो, तो आपको बीच की चीज़ें फिर समझ में आती नहीं है, क्योंकि हमारा एक फ्लो बना रहता है स्टार्ट से। तो कुछ चीज़ें मैं छोटी-छोटी ऐसे बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि बार-बार रिपीट करूँगा मैं। चलिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइमली जॉइन हो जाइए। 9 पीएम हमारा जो टाइमिंग है, आप एट शार्प 9 में जॉइन हो जाता हूँ। अगर मैं किसी दिन लेट हो रहा हूँ या अगर नहीं हो रही है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना जिसने नहीं करा हुआ है ना? जो नए स्टूडेंट है वो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर ले। वहाँ पर क्लासेस से रिलेटेड जो भी शेड्यूल में चेंजेस वगैरह है, सारे अपडेट्स और इस क्लास के वीडियो रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर आपको लिंक के थ्रू मिल जाएँगे। ओके, चलिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।